Welcome students in this another lecture of classification of animal kingdom. In last lecture we studied about phylum Platyhelminthes, their general characters and their classification. In their classification we studied that the phylum Platyhelminthes is divided into three classes: Turbellaria, Trematoda and Cystoda, and their examples were टर्बेलेरिया में जो एग्जांपल्स थे वो प्लेनेरिया, ट्रिमेटोडा में फेशियोला हिपेटिका, शिस्टोसोमा और ओपिस्थोरकिस, जिसे हमने ह्यूमन लिवर फ्लूक या चाइनीज़ लिवर फ्लूक भी कहा। एक और क्लास है सिस्टोडा, उसमें सारे टैप वर्म्स आते हैं और जो एग्जांपल्स हमने लिए हैं टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनेटा, हाइमेनोलॉप्सिस और एक और नीचे ये देखिए आप इकाइनोकोकस, जिसे हमने डॉग टैप वर्म भी कहा है। आज हम इनमें से कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बिगिन विद द फेशियोला हिपेटिका। बच्चों, फेशियोला हिपेटिका को हम लीवर फ्लूक के नाम से जानते हैं और पर्टिकुलरली ये जो है शीप और जो गोट्स होती है उनके लीवर में एंडोपैरासाइट है, उनके लीवर में रहता है ये, और इससे उनको एक डिजीज़ होती है, उससे उनका लीवर डैमेज होता है और जो डिजीज़ उससे होती है उसे हम लीवर रॉट या फिर हम उसे सिरोसिस कहते हैं। लीवर डैमेज हो जाएगा उसमें और लीवर में जो सेल्स होती है हिपेटोसाइट्स दे आर लॉस्ट। तो इस तरह से ग्रेजुअली जो शीप और गॉट जो हैं वो वीक होने लगती है, कमज़ोर होने लगती है और फाइनली उनकी डेथ हो जाती है एंड इट इज़ ए इकोनॉमिक लॉस टू ह्यूमंस। बच्चों, ये जो फेशियोला हिपेटिका है, ध्यान देना आप हर पॉइंट पे, इट इज़ ए डाइजेनेटिक पैरासाइट। डाइजेनेटिक पैरासाइट उन्हें कहते हैं जिनके दो होस्ट्स हों, इसलिए ये डाइजेनेटिक है। कई सारे पैरासाइट ऐसे होते हैं जिनके दो होस्ट्स होते हैं। इसका जो प्राइमरी होस्ट है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, वो शीप या गोट होगा और इनका जो सेकेंडरी होस्ट है जिसको हम इंटरमीडिएट होस्ट भी कहते हैं, वो गार्डन स्नेल्स होते हैं। जो गार्डन स्नेल्स जो हैं वो इसका सेकेंडरी होस्ट है। तीन स्पीशीज़ कॉमन है, एक लिमनिया, एक प्लेनोर्बिस और एक और है बुलिनस। ये सब स्नेल्स की अलग अलग स्पीशीज़ हैं जो वाटर बॉडीज़ होती है, जो पॉन्ड्स हैं उनके किनारे पानी में वहाँ पर ये पाए जाते हैं। बाहर भी आ सकते हैं ये घास में और अंदर पानी में भी रहते हैं ये। तो इस तरह से ये जो हमारा एनिमल है फेशियोला हिपेटिका, ये जो हमारा पैरासाइट है, इसके दो होस्ट हैं बच्चों। एक होस्ट प्राइमरी होस्ट कहलाया जाएगा और जो दूसरा होस्ट होगा उसको हम सेकेंडरी होस्ट कहेंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी किस बेसिस पर डिसाइड किया है? तो इसमें एक जनरल रूल ये है कि जो पैरासाइट जिस होस्ट की बॉडी में अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा करता है उसको हम प्राइमरी होस्ट कहते हैं, और जिस होस्ट की बॉडी में वो रिप्रोडक्शन नहीं करता है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो उस होस्ट को हम सेकेंडरी होस्ट कहेंगे। यहाँ पर एक ही एक्सेप्शन रहेगा, मॉस्किटो नहीं, प्लाज्मोडियम, जिससे हमें मलेरिया होता है। तो प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में ये एक्सेप्शन रहेगा, प्राइमरी होस्ट मेन है और सेकेंडरी होस्ट मॉस्किटो है। बट द फैक्ट ये है कि वो मॉस्किटो की बॉडी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है
और ह्यूमन की जो बॉडी है उसमें वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, फिर भी ह्यूमन को प्राइमरी होस्ट माना जाता है। ये एक एक्सेप्शन रहेगा क्योंकि क्लिनिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड है। डिजीज़ कॉज जो होती है वो मेनली ह्यूमन में होती है, तो वहाँ हमने उसको चेंज नहीं किया। बट अदरवाइज इन जनरल यही रूल रहेगा, प्राइमरी होस्ट जो होंगे उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है पैरासाइट, और सेकेंडरी होस्ट जिनमें वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करेगा। तो अब आप ये देख लीजिए कि प्राइमरी होस्ट कौन हुआ। प्राइमरी होस्ट यहाँ पर शीप या गोट है। कहाँ रहता है ये? उनके लीवर में रहता है, और क्योंकि ये बॉडी के अंदर रह रहा है इसलिए हमने इसको एंडोपैरासाइट कहा है। देखो पैरासाइट्स भी दो तरह के होते हैं, एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट। जो बॉडी के बाहर सरफेस पर चिपके रहते हैं और वहाँ पैरासिटिक लाइफ लीड करते हैं, जैसे लीचेज है, वो आपकी बॉडी पर आके चिपक जाएगी बाहर ही, और बाहर से ही वो ब्लड सकिंग करेगी और फिर डिटैच होकर गिर जाएगी। तो इस तरह के जो पैरासाइट्स होते हैं जो बॉडी के बाहर रहते हैं उन्हें एक्टोपैरासाइट कहते हैं, और जो बॉडी के अंदर रहते हैं उन्हें हम एंडोपैरासाइट कहते हैं। तो ये जो लीवर है शीप और गोट का, वहाँ पे जो बाइल डक्ट्स होती है उन बाइल डक्ट्स में ये वहाँ रहता है। और वहाँ क्या खाएगा? तो ऑब्वियसली ये वहाँ पे जो बाइल है और जो एपिथेलियल सेल्स हैं उन्हें, बाइल डक्ट की जो एपिथेलियल सेल्स है उन्हें ये कंज्यूम करता है, ये उसका वहाँ पर फूड है। अब बच्चों हम इसका थोड़ा सा लाइफ साइकिल के बारे में बात करें। मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि सभी हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, तो ये भी हमारा एनिमल जो है वो हर्मेफ्रोडाइट है, यानी कि सेक्सेस सेपरेट नहीं है, मेल और फीमेल एक ही बॉडी में। मैंने जब आपको प्लेटीहेल्मिन्थेस के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया, अभी यहीं कहीं होगा, ये देखो ये मिल गया हमें, तो कि ऑल ऑफ द मेंबर्स आर हर्मेफ्रोडाइट, और कुछ एक एक्सेप्शन होंगे, तो मैंने आपको बताया कि एक्सेप्शन मैं आगे बताऊंगा आपको, आज वो एक्सेप्शन भी आपको बता दिया जाएगा। और अदरवाइज ये सारे हर्मेफ्रोडाइट्स होते हैं, मेल और फीमेल जो हैं एक ही बॉडी में रहेंगे। तो अब आपके पास ये देखिए हमारे पास यहाँ एक डायग्राम है, और लेट्स सी कि ये इसमें यहाँ जो लीवर है इनके लीवर में ये रहेगा, और यहाँ उसकी इंटेस्टाइन भी होगी लीवर के ठीक पास में, स्टमक और उसकी इंटेस्टाइन भी होगी ये पीछे की तरफ। मैं एक ऐसा ही डायग्राम बना लेता हूँ। तो हम जानते हैं कि लीवर से एक बाइल डक्ट आएगी जो इंटेस्टाइन में खुलेगी, तो ये रहेगा तो लीवर में, और जो एनिमल होगा वो वहाँ से अपने अंडे एग्स जो हैं वो रिलीज़ करेगा, और बाइल डक्ट के थ्रू वो जो एग्स होंगे वो यहाँ से होते हुए इंटेस्टाइन में आ जाएंगे, और पीछे बाहर एनस के थ्रू वो बाहर निकल जाएंगे। तो आप ये देखिए कि एनस के थ्रू जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं, ऑलरेडी फर्टिलाइजेशन हो चुका है अंदर ही, क्योंकि वहाँ पर अगर एक से ज़्यादा लीवर फ्लूक हैं लीवर में तो वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन कर लेंगे, और अदरवाइज रेयर केसेस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी पॉसिबल है, बट मोस्टली उनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं ये बाहर आ जाएंगे, और इनके अंदर जो है एक एम्ब्रियो भी डेवलप हो जाएगा। और जैसे ही ये बकरी और ये जो शीप या गोट जो है वो अगर कहीं वो पानी की वाटर बॉडी के आसपास घास चरने जाते हैं, वहाँ घास खाते हैं, पानी पीने जाते हैं, तो वहाँ जब ये डिफिकेशन करेंगे, अपना फीकल मैटर नीचे रिलीज़ करेंगे, तो उसी फीकल मैटर के साथ साथ ये जो इनके एग्स हैं वो बाहर आ जाएंगे, और जैसे ही ये पानी में पहुँचेंगे तो इन एग्स में से एक लार्वा बाहर आएगा, और उस लार्वा का नाम हमको याद रखना है, मीरासीडियम लार्वा है। ये उन एग्स में से बाहर आया है, मीरासीडियम लार्वा। और बच्चों ये फ्री स्विमिंग लार्वा है, यानी कि ये इसकी बॉडी पे सीलिया होते हैं, फ्री स्विमिंग लार्वा है, और ये आराम से पानी में तेज़ी से स्विम करने लगेगा, और इधर उधर जिस किसी भी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में ये आएगा ये उसमें पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगा, पर हर कहीं ये पेनिट्रेट कर नहीं पाएगा। जैसे ही वहाँ पानी में ये किसी स्नेल के कांटेक्ट में आएगा तो ये उस स्नेल की स्किन को पेनिट्रेट करके अंदर घुस जाएगा। मीरासीडियम लार्वा जो है स्नेल की बॉडी में पेनिट्रेट कर जाएगा, और इसमें एक स्पेशल मल्टीप्लिकेशन होता है, हमें उनकी डिटेल में अभी नहीं जाना है, हमारे वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे। ये जो मीरासीडियम लार्वा है
इससे नेक्स्ट स्टेज का लार्वा बनेगा और उस नेक्स्ट स्टेज के लार्वा को हम स्पोरोसिस्ट कहेंगे। यहाँ मैंने सिर्फ एस लिखा है, तो एस का मतलब है स्पोरोसिस्ट। तो मिरासीडियम लार्वा से जो नेक्स्ट लार्वल स्टेज होगी वो स्पोरोसिस्ट लार्वा है, और फिर उस स्पोरोसिस्ट लार्वा से नेक्स्ट स्टेज बनेगी रेडिया लार्वा। तो मैंने आर लिखा है, आर का मतलब हो गया यहाँ पे रेडिया लार्वा। और उस रेडिया लार्वा से स्नेल की बॉडी में ही तीसरी स्टेज आएगी जिसे मैंने सी लिखा है, इट रेफर्स टू सर्केरिया, सर्केरिया लार्वा। ओके बच्चों, और फिर जो सर्केरिया लार्वा होगा, ये देखो स्पोरोसिस्ट से ही रेडिया बने हैं, रेडिया से सर्केरिया, और सर्केरिया उस स्नेल की बॉडी से वापस बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा सर्केरिया वापस बाहर आ गया, और बाहर आके ये सर्केरिया लार्वा जो है किसी प्लांट, किसी वेजिटेशन, किसी लीफ पे जाके सेटल हो जाएगा और अपने चारों ओर एक सिस्ट बना लेगा, अपने चारों ओर एक कवरिंग बना लेगा। तो उस कवरिंग को फिर हम मेटा सर्केरिया कहेंगे। तो ये किसी वेजिटेशन पे होगा बच्चों ये प्रोसेस, सर्केरिया से मेटा सर्केरिया बनेगा। और जैसे ही कोई दूसरी शीप या गोट जो है उस लीफ को कंज्यूम करेगी, तो ये मेटा सर्केरिया उसकी बॉडी में चला जाएगा और उसके इंटेस्टाइन में चला जाएगा, स्टमक से इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, और वहाँ से फिर वो जो मेटा सर्केरिया है उसमें एक बार और मेटामॉर्फोसिस होगा और लीवर फ्लूक बनेगा। तो वो फिर उसकी इंटेस्टाइन की वॉल को पंक्चर करके लीवर में जाके वापस सेटल हो जाएगा। तो इस तरह से देखो लीवर से निकला और वापस अल्टीमेटली लीवर में पहुंच गया। तो अब एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन क्या आएंगे, बड़े ही इजी क्वेश्चन आएंगे, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो फेशियोला हिपेटिका है लीवर फ्लूक कहते हैं, और किसका पैरासाइट है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये शीप और गोट का पैरासाइट है। दूसरा आपको इसमें जो मेन पॉइंट याद रखना है कि इसके दो होस्ट हैं, प्राइमरी होस्ट इसका शीप और गोट है, और सेकेंडरी होस्ट इसका गार्डन स्नेल्स जो होते हैं वो है लिमनिया, प्लेनोर्बिस और बुलिनस, इनमें से कोई भी हो सकता है। और फिर आगे देखिए आप, एक क्वेश्चन यहाँ पर और पूछा जा सकता है कि इनके कौन कौन से लार्वा है, तो हमें इनके लार्वा के नाम ध्यान रखने हैं। पहला लार्वा मिरासीडियम हो गया, दूसरा लार्वा स्पोरोसिस्ट हो गया, तीसरा रेडिया हो गया, चौथा सर्केरिया हो गया, और पांचवा जो लार्वा है वो मेटा सर्केरिया। तो 5 इसकी लार्वल स्टेजेस है। और आपको याद होगा कि हमने पहले भी पढ़ा, जब रिप्रोडक्शन के बारे में बात करी हमने, तो ये देखो मैंने यहाँ एक लाइन लिखी हुई है कि डेवलपमेंट इज़ थ्रू मैनी लार्वल स्टेजेस। तो आपको इसका एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा कि नॉर्मली एक एनिमल में एक ही लार्वल स्टेज होती है, पर यहाँ पर एक से ज़्यादा लार्वल स्टेजेस हैं। तो ये 5 इस तरह से इसमें लार्वा मिलते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे ये पूछा जाएगा कि विच इज़ द इन्फेक्शियस स्टेज फॉर प्राइमरी होस्ट, इन्फेक्शियस स्टेज फॉर प्राइमरी होस्ट। तो बच्चों प्राइमरी होस्ट कौन है यहाँ, प्राइमरी होस्ट शीप और गोट है, और इसकी बॉडी में कौन सा लार्वा एंटर कर रहा है, तो इसकी बॉडी में तो मेटा सर्केरिया एंटर कर रहा है। तो इसका मतलब इन्फेक्शियस स्टेज फॉर प्राइमरी होस्ट जो होगा वो तो मेटा सर्केरिया हो जाएगा। और अब अगर मैं आपसे पूछूं कि विच इज़ द इन्फेक्शियस स्टेज फॉर सेकेंडरी होस्ट, इन्फेक्शियस स्टेज फॉर सेकेंडरी होस्ट, तो बच्चों सेकेंडरी होस्ट कौन है, सेकेंडरी होस्ट तो ये हमारा स्नेल है, और स्नेल की बॉडी में कौन सी लार्वल स्टेज एंटर कर रही है, मिरासीडियम इसकी बॉडी में एंटर कर रहा है, ये देखिए आप। तो ऐसे में जो इन्फेक्शियस स्टेज फॉर सेकेंडरी होस्ट होगा वो आपका मिरासीडियम हो जाएगा। बस इस तरह से ये हमारा फेशियोला हिपेटिका कंप्लीट होता है। इतना सा आपको ध्यान रखना है, एक तो इनके लार्वा के नाम याद रख लेना, सीक्वेंस से याद रख लेना। दूसरा ये याद रख लेना आपकी गोट के लिए इन्फेक्शियस स्टेज कौन सी है, तो मेटा सर्केरिया हो जाएगा। देखो ये मेटा सर्केरिया बॉडी में घुस रहा है। और स्नेल के लिए इन्फेक्शियस स्टेज कौन सी होगी, तो मिरासीडियम हो जाएगा, ये बॉडी में मिरासीडियम।
कौन कौन सी 2 स्टेज फ्री स्विमिंग है जो किसी होस्ट की बॉडी में नहीं है? तो एक तो मीरासीडियम बाहर पानी में रहता है, पानी से बॉडी में घुसेगा, और जो बॉडी से बाहर निकलेगा वो वापस सर्केरिया है, तो ये भी एक तरह से फ्री स्विमिंग स्टेज होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों हम, और लेट्स टॉक अबाउट अनदर एग्जाम्पल। वहीं से ट्रिमेटोडा से ही, फ्लूक्स से ही एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, शिस्टोसोमा। बच्चों इसे हम ब्लड फ्लूक कहते हैं, और ये उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ह्यूमन पैरासाइट है। इट इज़ ए ह्यूमन पैरासाइट, और जो हमारा ब्लैडर होता है वहाँ के ब्लड वेसल्स में, और जो हमारे इंटेस्टाइन के ब्लड वेसल्स है वहाँ ही रहता है। इट इज़ फाउंड इन, यहाँ लिख देते हैं हम, इट इज़ फाउंड इन ब्लड वेसल्स ऑफ ब्लैडर एंड इंटेस्टाइन। वहाँ के जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें ये शिस्टोसोमा मिलता है, और इससे जो डिजीज़ होगी उस डिजीज़ को हम शिस्टोसोमियोसिस कहते हैं, शिस्टोसोमियोसिस कहते हैं। या हम इसे बिल्हार्जिया भी कहते हैं, शिस्टोसोमियोसिस या बिल्हार्जिया। ये बिल्हार्जिया नाम जो आया ये उसके डिस्कवरी जिस साइंटिस्ट ने की उसके बेसिस पर इसका नाम पड़ा है। तो अब इसका जो शिस्टोसोमा नाम है और ब्लड फ्लूक है, ब्लड फ्लूक आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम इसको ब्लड फ्लूक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स में रहता है। और कौन से एरिया के ब्लड वेसल्स में रहता है? तो कि मेनली ये एक तो ब्लैडर के ब्लड वेसल्स और एक इंटेस्टाइन के जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ ये पाया जाता है। और एक और पॉइंट जो इम्पोर्टेंट आपको अब ध्यान रखना है कि मैं आपको कब से बता रहा हूँ, ये बच्चों यूनिसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल यानी कि ये आपका मेल और फीमेल जो है उसमें सेपरेट आएंगे, जबकि प्लेटीहेलमिन्थेस के जो बाकी के मेंबर्स हैं मैंने आपको बताया कि वो मोस्टली हर्मेफ्रोडाइट्स होते हैं। ये एक एक्सेप्शन हो गया कि एक्सेप्शनली ये यूनिसेक्सुअल होता है। और इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और होती है कि जो मेल है वो अपनी फ़ीमेल को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है, यानी उसको अपने से दूर नहीं जाने देता है ना। मज़ेदार बात। हाँ, जस्ट किडिंग। एक्चुअली ये इस तरह की इसकी बॉडी होती है, लंबी इलोंगेटेड बॉडी है, और अपनी बॉडी को ये जो लेटरल साइड है, ये वाली जो साइड होती है और ये वाली जो साइड होती है, इसको ये फोल्ड करके यहाँ पे एक इस तरह से कैनाल बना लेता है, ये एक डक्ट बन जाती है इस तरह से। देखो बॉडी वॉल को इसने फोल्ड कर लिया दोनों तरफ से, लेटरल साइड से फोल्ड करने के बाद एक इस तरह से यहाँ ये स्पेस क्रिएट हो रहा है। आप देख लीजिए बच्चों, ये जो स्पेस क्रिएट हुआ है, एक ट्यूब बन गई है ये बॉडी वॉल की फोल्डिंग से, और इस ट्यूब को हम गाइनेकोफोरिक कैनाल कहते हैं। गाइनेकोफोरिक कैनाल, गाइनो मतलब फीमेल है ना, गाइनेकोलॉजिस्ट किसको कहते हैं? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डॉक्टर्स होते हैं उनको हम गाइनेकोलॉजिस्ट कहते हैं। तो गाइनो वर्ड जो है वो फीमेल से रिलेटेड है, और इनकी जो फीमेल होगी वो इनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी है बच्चों। दोनों मेल और फीमेल का जो मॉर्फोलॉजी वो डिफरेंट है, तो इनकी जो फीमेल होगी वो यहाँ इस कैनाल के अंदर रहती है, तो वो अपने साथ ही लेके घूमता है अपनी इस फीमेल को, कहीं जाने ही नहीं देता, अलग नहीं रखता है अपनी बॉडी से वो। तो ये यहाँ पे उसकी फीमेल है, ये इस तरह से बच्चों यहाँ पे ये उसकी फीमेल है ना। इंटरेस्टिंग, दोनों जो हैं साथ साथ ही रहते हैं। मेल जो है ये वाला मेल हो जाएगा और ये वाली इसकी फीमेल हो जाएगी। तो इस तरह से बच्चों ये शिस्टोसोमा जो है दोनों हमेशा साथ ही रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये भी डाइजेनेटिक पैरासाइट है। व्हाट यू मीन बाय डाइजेनेटिक? 2 होस्ट हैं, प्राइमरी होस्ट इसका ह्यूमन है, कहाँ रहता है मैंने आपको बता ही दिया है, और जो सेकेंडरी होस्ट है वो बिल्कुल वैसे ही जैसा फेशोला हिपेटिका की तरह था,
गार्डन स्नेल ही है, गार्डन स्नेल ही है, वही 3 स्पीशीज़ कॉमन है, लिमनिया, प्लेनोर्बिस, लिमनिया, प्लेनोर्बिस और बुलिनस, ये 3 स्पीशीज़ हो जाएगी। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि जो ह्यूमन है, ह्यूमन के थ्रू जब इसके एग्स बाहर आएंगे, ह्यूमन की बॉडी से जब इसके एग्स बाहर आएंगे तो उनसे बिल्कुल वही मिरासीडियम लार्वा निकलेगा, और ये जो मिरासीडियम लार्वा है ये एंटर करेगा स्नेल की बॉडी में। तो मान लीजिए ये स्नेल है, स्नेल में एंटर करेगा मिरासीडियम, उसके बाद अंदर स्पोरोसिस्ट बनेगा, और स्पोरोसिस्ट के बाद इसमें रेडिया नहीं बनता है बच्चों, सीधा सर्केरिया बनेगा। तो S फॉर स्पोरोसिस्ट और C फॉर सर्केरिया, और सर्केरिया स्नेल की बॉडी से बाहर आ जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि सर्केरिया फ्री स्विमिंग होता है। अब इस बार एक वो प्रोसेस नहीं होगा कि ये लीफ पे जाके बैठ जाए और फिर मेटा सर्केरिया, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये लीफ में जाके बैठ जाएगा तो ह्यूमन तो घास खाता ही नहीं है, तो फिर ये ह्यूमन की बॉडी में कैसे एंटर करेगा, इजंट इट। बकरी तो घास खाती थी, तो वो मेटा सर्केरिया घास के साथ उसकी बॉडी में चला जाएगा, आदमी तो नहीं खाता है ना। तो ऐसे में क्या होगा कि ये बॉडी में कैसे जाएगा ह्यूमन की बॉडी में, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि जब ह्यूमंस नदी नाले या पौंड में या पूल में इस तरह से जब नहाते हैं तो नहाते समय ये ह्यूमन की स्किन में पेनिट्रेट करके ये सीधा ब्लड वेसल्स में एंटर कर जाएगा। पेनिट्रेट द स्किन, पेनिट्रेट द स्किन। तो ये इस तरह से जो हमारी फिंगर्स होती है, पानी में नहाते समय स्किन थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी, गीली हो जाएगी, और उस गीली स्किन को ये पेनिट्रेट करके बॉडी के अंदर घुस जाएगा, तो सीधा ये सर्केरिया हमारी बॉडी में ऐसा एंटर करेगा। तो बच्चों इस बार इसमें 3 ही लार्वल स्टेजेस है, ध्यान रखना है आपको। एक तो मिरासीडियम है, दूसरी स्पोरोसिस्ट है, और तीसरी इसके अंदर सर्केरिया है। रेडिया नहीं होगी, मेटासर्केरिया भी नहीं होगा। आपसे पूछे कि इन्फेक्शियस स्टेज फॉर प्राइमरी होस्ट, प्राइमरी होस्ट कौन हुआ, ह्यूमन, ह्यूमन में कौन एंटर कर रहा है, सर्केरिया एंटर कर रहा है, तो इन्फेक्शियस स्टेज फॉर प्राइमरी होस्ट सर्केरिया हो जाएगा। और आपसे पूछे कि इन्फेक्शियस स्टेज फॉर सेकेंडरी होस्ट, सेकेंडरी होस्ट कौन है, सेकेंडरी होस्ट हमारा स्नेल है, तो स्नेल की बॉडी में ये कौन सी स्टेज एंटर कर रही है, तो आंसर हो जाएगा मिरासीडियम। तो बच्चों ये हमें ध्यान रखना है, इससे होने वाले डिजीज़ को भी आपको ध्यान रखना है कि उसको हम बिल्हार्जिया कहते हैं। और दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है वो यही रहेगा कि कौन सी डिजीज़ है जो तालाब में या नदी में या पूल में नहाने से हो सकती है, तो ये बिल्हार्जिया उससे होती है, क्योंकि जब हम तालाब नदी में इस तरह से नहाएंगे या पूल जिसमें पानी पौंड से मोटर लगा के लाया गया और उसका क्लोरीनेशन ढंग से अगर नहीं किया है, तो पूल जो स्विमिंग पूल होते हैं उसमें भी नहाने से इस तरह की ये कंडीशन बन सकती है, और वो जो डिजीज़ होगी उसको हम बिल्हार्जिया कहेंगे। और कौन सा लार्वा आपकी बॉडी की स्किन को पेनिट्रेट करके बॉडी में एंटर करेगा, तो आपको ध्यान रखना है ये सर्केरिया लार्वा जो है ये हमारी बॉडी में इस तरह से एंटर करेगा। तो इस तरह से बच्चों हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं, एक शिस्टोसोमा पढ़ा है और एक हमने यहाँ पर फेशियोला हिपेटिका जिसे हम लिवर फ्लूक कहते हैं। अब इधर आओ, ये हमारे पास ट्रिमेटोडा के दोनों एग्जाम्पल हो गए, फेशियोला हिपेटिका हो गया और शिस्टोसोमा हो गया। इनका आपको साइकिल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओपिस्थोरकिस ह्यूमन लिवर फ्लूक या चाइनीज़ लिवर फ्लूक है, सिर्फ याद रख लेना, इतना काफ़ी है आपके लिए। और इधर आ जाएं सिस्टोडा, यहाँ से हम बात करते हैं थोड़ा सा टीनिया सोलियम के बारे में बात करते हैं। तो लेट्स बिगिन विथ टीनिया सोलियम। इसको हम पोर्क
टैप वर्म कहते हैं, पोर्क टैप वर्म कहते हैं। इसका मैं आपको डायग्राम भी बना के बता देता हूँ। ये इस तरह से दिखता है, ये देखो लंबी सी बॉडी है इसकी, इस तरह से। इस तरह से इसकी बॉडी होगी। आगे आगे ये जो पोर्शन होता है, हेड लाइक प्रोसेस पोर्शन, इसको हम स्कोलेक्स कहते हैं। देखो स्कोलेक्स, इसमें माउथ तो होगा ही नहीं, आपको याद होना चाहिए बच्चों। इसमें माउथ और एलिमेंट्री कैनाल नहीं है, तो ये हेड पे आपको स्कोलेक्स पे लग रहा होगा कि यहाँ मुंह बनूंगा मैं, मुंह नहीं बनूंगा। न तो इनमें मुंह होता है, न इनमें एलिमेंट्री कैनाल होती है। आपको याद होना चाहिए कि ये इंटेस्टाइन में पैरासाइट है, और जो डाइजेस्टेड फूड है वो डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं ये। यहाँ पे हाँ, ये कुछ इस एरिया को हम रोस्टेलम कहते हैं, और इस रोस्टेलम में ये जो मैंने बनाए हैं ये हुक्स होते हैं। अच्छा, साइड में ये यहाँ पे इधर देखिए, ये और ये दोनों इसके ऐसे 4 होते हैं, वहाँ पे 2 ही दिखाई दे रहे हैं डायग्राम में, सकर्स हैं। तो स्कोलेक्स में आपको ये 2 तरह के कंपोनेंट वहाँ देखने को मिलते हैं, रोस्टेलम में हुक्स और ये सकर्स मिलते हैं। उसके बाद ये बच्ची खुची इसकी जो पूरी बॉडी है, यहाँ से लेके ये यहाँ तक, इसको हम स्ट्रोबिला कहते हैं। और इसमें ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं। देखो सेगमेंटेशन आ गया है बच्चों, अभी मैं आपको सेगमेंटेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो सेगमेंटेशन इसमें दिखाई दे रहा है, ये ट्रू सेगमेंटेशन नहीं है। एनीवे, ट्रू क्या होता है, फॉल्स क्या होता है, ये टीन या सोलियम के बाद में पढ़ते हैं भाई हम थोड़ी देर में। ध्यान दीजिए, इधर बॉडी में 2 पार्ट है। पहला पार्ट स्कोलेक्स हो गया, और बाकी जो एंटायर बॉडी रिबन लाइक है उसको हम स्ट्रोबिला कहते हैं। और इसमें स्ट्रोबिला में ये देखिए बच्चों, ये कई सारे उसमें ऐसे सेगमेंट्स बने हुए हैं, और ये जो सेगमेंट्स बने हुए हैं, इन सेगमेंट्स को हम प्रोग्लोटिड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्लोटिड कहते हैं। और पूरी बॉडी में लगभग 850 प्रोग्लोटिड्स इस तरह के प्रेजेंट हैं। इतने बना नहीं पाया हूँ मैं, पर आपको ध्यान रखना है कि कुल 850 प्रोग्लोटिड्स हैं। और ये वाला जो एरिया आपको नेक वाला एरिया जो दिखाई दे रहा है, यहाँ बच्चों ध्यान से देखना कि जैसे ये हमारे पास एक प्रोग्लोटिड है, तो इस प्रोग्लोटिड में इस तरह से डिवीजन हो जाएगा, तो 2 प्रोग्लोटिड बन जाएंगे, बीच में से ये डिवाइड होगा, और ये जो वाला प्रोग्लोटिड है ये पीछे खिसक जाएगा, और ये जो आगे वाला हमारा प्रोग्लोटिड है ये थोड़ा सा बड़ा होने के बाद फिर से डिवाइड होगा, और इस तरह से लगातार नए प्रोग्लोटिड बनते रहेंगे, और जो पुराने प्रोग्लोटिड है वो पीछे की ओर खिसकते हुए जाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि नंबर ऑफ प्रोग्लोटिड तो फिक्स है, तो 850 से ज़्यादा होने पर ये जो जैसे आगे अगर एक नया बना है तो ये पीछे वाले हिस्से से एक प्रोग्लोटिड टूट के अलग हो जाएगा, फिर एक नया बना तो एक और टूट के अलग हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो प्रोग्लोटिड्स हैं ये पीछे से टूट कर अलग होते रहेंगे, और इस तरह से बॉडी में जो नंबर ऑफ प्रोग्लोटिड्स हैं वो फिक्स रहेंगे, अप्रोक्सीमेटली 850 ही रहेंगे। तो ये सारे प्रोग्लोटिड्स हैं, और ये इनका जो टूटने का जो प्रोसेस है इसको हम एपोलाइसिस कहते हैं। जो पीछे से जो प्रोग्लोटिड टूट रहा है, उस टूट के अलग हो रहा है, उस टूट के अलग होने के प्रोसेस को हम एपोलाइसिस कहते हैं। बच्चों अब यहाँ पर क्या है कि 3 तरह के प्रोग्लोटिड्स होते हैं। जो आगे वाले प्रोग्लोटिड्स हैं वो इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स हैं, क्योंकि वो तो अभी अभी बने हैं, उनमें कोई ज़्यादा स्ट्रक्चर्स है नहीं, तो उनको इमेच्योर प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। हर प्रोग्लोटिड में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप होंगे। ये भी हर्मेफ्रोडाइट है, टेस्टिस, ओवरी, यूट्रस, ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो उसमें बनने लगेंगे। और आप यहाँ बीच में आ जाते हैं, देखो यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे जो प्रोग्लोटिड है ये मैच्योर प्रोग्लोटिड है। इसमें एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है कि हर प्रोग्लोटिड में एक पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेट डेवलप होता है, कंप्लीट सेट।
उसमें पूरा एक टेस्टिस और उसमें ओवरी और यूट्रस और गैमेट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो ग्लैंड्स, सारी चीज़ें हर हर प्रोग्लोटिड में कंप्लीटली प्रेजेंट है। एक प्रोग्लोटिड दूसरे प्रोग्लोटिड से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है। हाँ, इनमें थोड़ा सा नर्वस सिस्टम का पार्ट कॉमन होगा और एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट कॉमन होगा। एलिमेंट्री कैनाल तो इसमें है ही नहीं। तो हर खंड जो है, हर प्रोग्लोटिड जो है, वो बेसिकली उसमें सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर्स हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो पैरासिटिक फॉर्म्स होती है उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम बड़ा ही वेल डेवलप होता है, तो इनका भी काफ़ी वेल डेवलप है। और ये जो मेच्योर प्रोग्लोटिड आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इनमें अब स्पर्म्स और एग्स बनने लग जाएंगे। और जैसे जैसे पीछे की ओर बढ़ेंगे हम, यहाँ से अब और पीछे की ओर बढ़ेंगे, उन एग्स का आपस में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, विद इन द सेगमेंट भी हो सकता है, क्योंकि एक ही सेगमेंट में ओवरी और टेस्टिस भी हैं, और बिटवीन टू सेगमेंट्स भी पॉसिबल है। तो कुल मिला के इनमें जो है फर्टिलाइजेशन सेल्फ होगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। और जैसे जैसे अब हम यहाँ पीछे की ओर आएंगे बच्चों, ये जो लास्ट वाले प्रोग्लोटिड आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इनको हम ग्रेविड प्रोग्लोटिड कहते हैं। बच्चों, ग्रेविड का मतलब होता है प्रेग्नेंट, इन द सेंस कि जो पीछे वाले आप सेगमेंट्स में जैसे ही आएंगे तो पता चलेगा कि पीछे वाले सेगमेंट में अब सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स धीरे धीरे डिसअपियर हो गए हैं, और अब उसमें सिर्फ एक ही चीज़ बची हुई है, यूट्रस बचा हुआ है, विच इज़ फुल्ली फिल्ड विथ फर्टिलाइज्ड एग्स। और यही कारण है कि उसमें सिर्फ अब यूट्रस है और फर्टिलाइज्ड एग्स ही बचे, बाकी सारा काम हो गया है, कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हम उनको ग्रेविड प्रोग्लोटिड कहते हैं। और ये जो सेगमेंट हैं ये एंड में यहाँ जाके सेपरेट होने लगेंगे। तो बच्चों, इनके अंदर क्या मिलेंगे आपको, अगर आप इनके अंदर देखना चाहोगे तो दे आर फिल्ड विथ फर्टिलाइज्ड एग्स। अब ये रहता कहाँ है? ये इंटेस्टाइन में रहता है। ये जो सकर्स हैं और ये जो हुक्स हैं, इनकी हेल्प से ये इंटेस्टाइन की वॉल से चिपका रहता है। तो अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे कोई ह्यूमन है, अरे कैसा बन गया, जगह नहीं है मेरे पास, तो चलेगा, कोई बात नहीं, बड़ा फनी बना है। ये इंटेस्टाइन में यहाँ रहेगा ये। तो आप सोचिए कि इसके जो सेगमेंट्स हैं वो इस तरह से फीकल मैटर के साथ बाहर आ जाएंगे। तो अब मैं हटा रहा हूँ ये डायग्राम, बड़ा ही गंदा बना है। तो आपको जस्ट एक इमेजिन कर लेना है कि जो ह्यूमन है उसके फीकल मैटर के थ्रू ये फर्टिलाइज्ड एग्स जो हैं बाहर आ जाएंगे। फर्टिलाइज्ड एग्स जो हैं वो बाहर आ जाएंगे, और वो जो एग होगा, ये जैसे फर्टिलाइज्ड एग है, तो इसमें एक धीरे धीरे एक एम्ब्रियो भी बन जाता है। इसमें अंदर की तरफ एक एम्ब्रियो बन जाएगा, और उस एम्ब्रियो को हम एक लार्वा बनेगा बेसिकली, और उसको हम हेक्साकेंथ लार्वा कहेंगे, हेक्साकेंथ कहेंगे। और उसकी सरफेस पर कुछ इस तरह से लेयर्स बनी रहती है। तो द हेक्साकेंथ विथ दैट लेयर्स, हम उसे ओंकोस्फीयर कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? ओंकोस्फीयर। क्या फ़र्क है दोनों में? कि अंदर जो एम्ब्रियो है, अंदर जो लार्वा है, उसका तो नाम हेक्साकेंथ है, बट हेक्साकेंथ अलोंग विथ जो ऊपर कवरिंग्स है, हम उसको ओंकोस्फीयर कहेंगे। अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो हेक्साकेंथ लार्वा, ये जो ओंकोस्फीयर्स हैं, दे विल बी कंज्यूम्ड बाय पिग। तो ये हमारा यहाँ पे पिग की बॉडी में चले जाएंगे, उसकी इंटेस्टाइन में चले जाएंगे। और पिग की बॉडी में जाने के बाद, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ, एक मिनट। पिग की बॉडी में जाने के बाद ये कौन सा लार्वा अंदर गया है? ओंकोस्फीयर गया। उस ओंकोस्फीयर से हेक्साकेंथ बाहर निकल जाएगा, क्योंकि जो कवरिंग्स है वो डैमेज हो जाएगी। हेक्साकेंथ बाहर आ जाएगा, और हेक्साकेंथ बाहर आके
जो नेक्स्ट लार्वा बनेगा उसको हम ब्लैडर वर्म कहते हैं। तो बी फॉर ब्लैडर वर्म। और ये सारा प्रोसेस जो है, ये सारा जो प्रोसेस है ये पिग की बॉडी में हो रहा है। तो ये ब्लैडर वर्म बन जाएगा, ये इसका सेकंड लार्वा हो गया। और ब्लैडर वर्म के बाद जो लार्वा बनेगा वो आपको ध्यान रखना है, सिस्टिसर्कस लार्वा बनेगा। सिस्टिसर्कस, वेरी इंपॉर्टेंट, सिस्टिसर्कस लार्वा। तो ये उसके मसल्स में बनेगा। जो ब्लैडर वर्म है वो पेनिट्रेट करेगा उसकी इंटेस्टाइन को, पेनिट्रेट करके अल्टीमेटली वो मसल्स में पहुंचेगा और वहाँ जाके वो सेटल हो जाएगा, अपने चारों ओर एक सिस्ट बना लेगा, कवरिंग बना लेगा। मसल्स में पहुंचने के बाद, पिग के मसल्स में पहुंचने के बाद ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है ये पिग की बॉडी में हो रहा है बच्चों। ओके, तो ये जो सिस्टिसर्कस बन जाएगा। और फिर जब इंसान किसी पिग को, उसके मीट को पोर्क कहते हैं, तो उसके मीट को खाएगा और अगर उसको खाते समय ढंग से नहीं उसको पकाया गया है, पूरा गर्म नहीं हुआ है, अंडर कुक्ड वो अगर रह गया है और उसमें वो जो सिस्टिसर्कस लार्वे प्रेजेंट हैं, तो ये जैसे उस पोर्क को खाएगा, उस मीट को खाएगा, जो सिस्टिसर्कस लार्वा है वो इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा और वहाँ उसमें मेटामॉर्फोसिस होगा और मेटामॉर्फोसिस होते ही सिस्टिसर्कस से एडल्ट टीनिया सोलियम बन जाएगा वहाँ पर। अब आ गया आपको समझ में बच्चों? तो ये सिस्टिसर्कस जो है, अभी आपको ध्यान रखना है, एक ऐसा पोर्क जिसमें सिस्टिसर्कस लार्वा प्रेजेंट है और उसको अंडर कुक्ड है, हम उसको मिजली पोर्क कहते हैं। अंडर कुक्ड पोर्क कंटेनिंग सिस्टिसर्कस लार्वा, एक ऐसा पिग जिसके मसल्स में ये सिस्टिसर्कस लार्वा प्रेजेंट है और हमने उसको ढंग से नहीं पकाया और उसको खा लिया, तो मिजली पोर्क कहेंगे हम उसको। और ये मिजली पोर्क इस तरह से ह्यूमन की बॉडी में चला जाएगा और मिजली पोर्क के साथ ही सिस्टिसर्कस भी चला जाएगा। तो बच्चों ये इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा ये टीनिया सोलियम है ये भी डाइजेनेटिक पैरासाइट है। डाइजेनेटिक मतलब दो होस्ट हैं। इसका जो प्राइमरी होस्ट है वो ह्यूमन है और इसका जो सेकेंडरी होस्ट है वो आपने यहाँ देख लिया, पिग है। दोनों ही वर्टिब्रेट हैं। फेशुला हिपेटिका के केस में प्राइमरी होस्ट वर्टिब्रेट था, शीप और गोट, और जो सेकेंडरी होस्ट है वो इनवर्टिब्रेट है, स्नेल्स हैं। टीनिया सोलियम के केस में दोनों होस्ट, प्राइमरी होस्ट भी वर्टिब्रेट है और सेकेंडरी होस्ट भी वर्टिब्रेट है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि विच इज द इन्फेक्शियस स्टेज फॉर प्राइमरी होस्ट, तो आपका जवाब हो जाएगा ओंकोस्फीयर, सॉरी प्राइमरी होस्ट मैन है। मैन की बॉडी में कौन गया? ये गया, सिस्टिसर्कस गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा सिस्टिसर्कस। और आपसे पूछे कि विच इज द इन्फेक्शियस स्टेज फॉर सेकेंडरी होस्ट, तो सेकेंडरी होस्ट कौन है? पिग है। पिग की बॉडी में कौन गया? पिग की बॉडी में ये हेक्साकैंथ गया, पर हेक्साकोन के ऊपर कवरिंग थी, कवरिंग के साथ हमने उसको क्या कहा? ओंकोस्फीयर कहा। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओंकोस्फीयर इज द इन्फेक्शियस स्टेज फॉर सेकेंडरी होस्ट। तो इस तरह से बच्चों ये आपको ध्यान रखना है टीनिया सोलियम का लाइफ साइकिल। इसमें तीन लार्वा हैं, तीन ही लार्वा है। एक हेक्साकैंथ लार्वा है, दूसरा हमारा इसमें ब्लैडर वर्म है और तीसरा हमारा सिस्टिसर्कस है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? सिस्टिसर्कस। कहाँ पाया जाएगा ये सिस्टिसर्कस? ये पिग के मसल्स में मिलेगा। और अगर उस पिग को जल्दी नहीं मारा गया और उसको नहीं खाया तो ये सिस्टिसर्कस वहाँ कई बार महीनों तक पड़े रहेंगे। 6-6 महीने तक ये सिस्टिसर्कस इनएक्टिव फॉर्म में पिग के मसल्स में ऐसे ही पड़ा रहेगा, इसका आगे फर्दर डेवलपमेंट नहीं होगा। तो मान लो 6 महीने बाद भी उस पिग को मार के खाया गया तब भी ये ह्यूमन में इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। अच्छा, हमें यहाँ एक ध्यान रखना है कि ह्यूमन की को हम दो पॉपुलेशन में डिवाइड कर रहे हैं यहाँ। एक तो ह्यूमन की वो पॉपुलेशन जो पिग यानी पोर्क को खाती है, तो जो ह्यूमन पॉपुलेशन पोर्क को खाएगी उसी में हमें ये टीनिया सोलियम देखने को मिलेगा। जिसने अपनी लाइफ में कभी पोर्क खाया ही नहीं है
तो उसकी इंटेस्टाइन में टीन या सोलियम कभी नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास टीनिया की एक और स्पीशीज है, टीनिया सेजिनेटा। बिल्कुल टीनिया सोलियम जैसा ही है, पर इसको हम बीफ टैप वर्म कहते हैं। तो इसके भी दो होस्ट होंगे, प्राइमरी होस्ट मैन हो जाएगा, पर सेकेंडरी होस्ट जो है वो इस बार कैटल्स होंगे, बफेलोज होंगे, काऊ बफेलोज, ये उसके सेकेंडरी होस्ट हो जाएंगे। कैटल्स की जगह मैं यहाँ काऊ लिख देता हूँ। और इनका जो मीट होता है उसे हम बीफ भी कहते हैं बच्चों, तो इसलिए इसको हम बीफ टैपवर्म कहते हैं। हाँ, इसमें और उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इसका जो स्कोलेक्स होता है वहाँ पे हुक्स एब्सेंट है, सिर्फ सक्कर्स होंगे। ये टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनेटा में डिफरेंस है। दूसरा ये कि इट इज़ लॉन्गर देन टीनिया सोलियम, उससे थोड़ा ये लंबा भी है। तो ये दो पॉइंट आपको और ध्यान रखना है, बाकी प्रोसीजर सेम होगा। हमें ये ध्यान रखना है कि जो ह्यूमंस की बीफ ईटिंग पॉपुलेशन होगी उनके पास, उनकी इंटेस्टाइन में अगर कोई पैरासाइट होगा तो वो टीनिया सेजिनेटा होगा, और अगर जो पोर्क ईटिंग पॉपुलेशन होगी तो उनमें टीनिया सोलियम होगा। और जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, सॉरी जो वेजिटेरियंस होते हैं, जो न तो बीफ खाते हैं और जो न ही पोर्क खाते हैं, उनकी इंटेस्टाइन में टीनिया सोलियम के होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो बच्चों इस तरह से ये हमारे दोनों टीनिया सोलियम और टीनिया सेजिनेटा कंप्लीट होते हैं। और आप देख लीजिए, क्लासिफिकेशन एक बार फिर से आ जाते हैं हम। तो ये हमारे दो पार्ट कंप्लीट हो गए, टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनेटा। हाइमेनोलेप्सिस आप बस ध्यान रखिएगा कि ह्यूमन इंटेस्टाइन में है, एक और टैपवर्म है वो, और एक इकाइनोकोकस को ध्यान रखना है कि ये डॉग टैपवर्म है। इसका मैं नाम लिख देता हूँ, वहाँ पर एक बार आपको ध्यान रखना है, इकाइनोकोकस, इकाइनोकोकस ये पूछा जा सकता है, तो इसको आपको याद रखना है कि डॉग, इतना ही याद रखना है बस, इससे ज़्यादा और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इसको डॉग टैपवर्म भी कहते हैं या हाइडेटेड वर्म भी कहते हैं, हम इसको हाइडेटेड वर्म भी कहते हैं। ह्यूमन में नहीं है ये। इसका जो प्राइमरी होस्ट है वो डॉग है, और जो सेकेंडरी होस्ट है वो तो जैसे कि होता है पिग ही इसका सेकेंडरी होस्ट है। तो बच्चों इसी के साथ हमारा फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस ख़त्म होता है। और अब आगे इसको पॉइंट को ख़त्म करने से पहले, इस क्लास फाइलम को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक बार सेगमेंटेशन के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि हमारा ये पेंडिंग चल रहा है और अब आगे हमें इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी। तो लेट्स टॉक अबाउट सेगमेंटेशन। यहाँ से हमें डेफिनेटली ज़रूरत पड़ती है सेगमेंटेशन की। बच्चों कई सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी जो है वो इस तरह से डिवाइडेड होती है छोटे छोटे सेगमेंट्स में। और इस तरह का जो सेगमेंट, जैसे ये जो मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ बच्चों, ये मैं अर्थवर्म का बना रहा हूँ, क्योंकि परफेक्ट सेगमेंटेशन अगर आपको कहीं देखना हो तो वो एनिलिडा से बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। तो वैसे तो एनिलिडा के समय मुझे सेगमेंटेशन पढ़ाना ही होता है, लेकिन मैं आज आपको थोड़ा यहाँ पहले ही पढ़ा दिया। ये देखिए, आपको अर्थवर्म को कभी ध्यान से देखना तो आपको बॉडी पर इस तरह की लाइंस दिखाई देगी, और ये जो सेगमेंट्स होते हैं इन सेगमेंट्स को हम, बॉडी जो है इस तरह से सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, छोटे छोटे इस तरह के सेगमेंट हैं, और इस तरह का जो सेगमेंटेशन होता है इसको हम बच्चों मेटामेरिज्म भी कहते हैं। सेगमेंटेशन के लिए एक और टर्म यूज़ करते हैं हम, मेटामेरिज्म या मेटामेरिक सेगमेंटेशन भी हम ये टर्म यूज़ करते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, जो आपको यहाँ ये दिखाई दे रहा है। और ये जो सेगमेंट्स होते हैं इन सेगमेंट्स को हम मेटामियर कहते हैं। तो अब हमारे पास जो पॉइंट है वो ये कि बेसिकली ये मेटामेरिज्म जो है
या जो ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन, जो ट्रू सेगमेंटेशन जो है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसके क्या क्या क्राइटेरिया हैं। तो बच्चों पहला क्राइटेरिया तो ये है कि बॉडी शुड बी डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। और ये जो सेगमेंटेशन है ये एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, या दोनों ही हो सकता है। जैसे एनिलिडा के केस में तो एक्सटर्नल सेगमेंटेशन भी है और इंटरनल सेगमेंटेशन भी है। और दूसरा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है बच्चों कि देयर हैज़ टू बी अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ ऑल और फ्यू ऑर्गन्स। आपको ये बात समझ में आई? नहीं आई तो मैं समझा देता हूँ कि जो बॉडी होगी वो सेगमेंट्स में डिवाइडेड होगी और बॉडी के कई सारे ऑर्गन्स या कुछ ऑर्गन्स उन सेगमेंट्स में रिपीट होंगे। मैं आपको यहाँ अर्थवर्म का एग्जांपल देता हूँ, ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि अगर हम अर्थवर्म की बॉडी की बात करें तो अंदर जो है सिलोम में इस तरह के वर्टिकल पार्टीशंस होते हैं, उन पार्टीशंस को हम सेप्टा कहते हैं। और इन सेप्टा के ये यहाँ पर उनमें उनके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं जिनको नेफ्रीडिया कहते हैं। तो नेफ्रीडिया यहाँ इस तरह से लगे रहते हैं। ओके बच्चों, क्या मतलब हुआ इसका कि हर सेगमेंट में ये नेफ्रीडिया रिपीट हो रहे हैं। अब इसमें यहाँ नीचे की तरफ एक नर्व कॉर्ड है, यहाँ नीचे की तरफ एक नर्व कॉर्ड होती। तो बच्चों हर सेगमेंट में उस नर्व कॉर्ड में एक इस तरह का स्वोलन स्ट्रक्चर होता है जिसको हम गेंगलिया कहते हैं। तो ये देखो हर खंड में गेंगलिया प्रेजेंट है और हर गेंगलिया से इस तरह से नर्व्स निकल रही है, हर सेगमेंट में ये नर्व्स निकल रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन नर्व्स का और ऊपर की जो नेफ्रीडिया बनाए हैं इनका रिपीटेशन हो रहा है। तो ये रिपीटेशन इज मस्ट बच्चों। देयर हैज़ टू बी अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ ऑल और फ्यू ऑर्गन्स, है ना। और फिर ये भी ध्यान रखना है, ये जरूरी नहीं है कि जो रिपीटेशन हो वो हर ऑर्गन में हो, हर सेगमेंट में हो। इन द सेंस कि कुछ सेगमेंट्स में भी, अब अर्थवर्म में ये जो नेफ्रीडिया बना है ये आगे के जो 14th सेगमेंट है वहाँ तो है ही नहीं, ये तो यहाँ पीछे की तरफ होंगे। तो जरूरी नहीं है कि हर खंड में हर सेगमेंट में हर ऑर्गन रिपीट हो जाए। ओनली थिंग देयर हैज़ टू बी अ सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स इन एटलीस्ट सम सेगमेंट्स, ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सीरियल रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन्स। तीसरा इसमें जो ट्रू सेगमेंटेशन उसमें ये भी है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब एम्ब्रियो बनना शुरू होगा उस समय सेगमेंटेशन नहीं होता है, धीरे धीरे उसमें सेगमेंटेशन एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट हो जाएगा। और एडल्ट में कन्वर्ट होने से पहले जितने भी सेगमेंट बनने हैं वो बन चुके होंगे, एम्ब्रियोनिक लाइफ में बन चुके होंगे। एक बार वो एनिमल मैच्योर हो जाए तो उसके बाद उसमें नंबर ऑफ सेगमेंट्स इंक्रीज नहीं होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है थर्ड कैरेक्टर कि जो नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं रिमेन फिक्स आफ्टर मैच्योरेशन। आई बात समझ में आपको कि एम्ब्रियोनिक लाइफ में तो एक बार इंक्रीज होंगे, पर जब बन गए सारे सेगमेंट्स और अब एनिमल मैच्योर हो गया है तो बाद में बड़ा होने के बाद, मैच्योर होने के बाद उसमें नंबर ऑफ सेगमेंट्स ऐड नहीं होंगे। और चौथा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जो न्यू सेगमेंट्स अगर एम्ब्रियोनिक लाइफ में भी बनते हैं तो वो ये जो पीछे वाला सेगमेंट है बच्चों, यहाँ ये इसका अगर एंटीरियर एंड है और ये इसका पोस्टीरियर एंड है, इधर इसमें माउथ है, इधर इसकी यहाँ पर ये एनस है, तो यहाँ पे इस जगह पर जो है सेगमेंट डिवाइड होंगे और उससे नए सेगमेंट बनेंगे। मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि जैसे ये एक एनिमल है, अभी ये एम्ब्रियो है, इसकी बॉडी में कोई सेगमेंट नहीं है। अब देखो यहाँ पर एक सेगमेंट बना, पार्टीशन हुआ, तो ये एनिमल में 2 सेगमेंट बन गए। अब नया सेगमेंट, ये आगे वाला हिस्सा है एंटीरियर और ये पीछे वाला हिस्सा है पोस्टीरियर। अब वापस इसमें 3 सेगमेंट बनने हैं तो ये डिवाइड होगा, तो इस तरह से 1, 2 और 3 बन जाएंगे। फिर नया सेगमेंट बनेगा, एम्ब्रियोनिक लाइफ में हो रहा है ये सारा प्रोसेस, तो ये लास्ट वाला ये पीछे वाला डिवाइड होगा, तो इस तरह से 1, 2, 3 और 4 बनेंगे। तो इस केस में बेटा ये यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो पीछे वाले सेगमेंट के डिवीजन होने से नंबर ऑफ सेगमेंट इंक्रीज होते हैं। तो ये ट्रू सेगमेंटेशन का एक क्राइटेरिया है कि न्यू सेगमेंट्स आर फॉर्म्ड इन द
पोस्टीरियर रीजन। ओके बच्चों, और अब आते हैं हम एग्जाम्पल्स पे कि ये सेगमेंटेशन किस किस में प्रेजेंट है। तो एग्जाम्पल्स में आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ 3 फाइला है। एक आपका एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा मैंने बना ही दिया, एक आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में जब भी कभी आप ऐसे कॉकरोच वगैरह को बनाओ तो आप देखना कि उसकी बॉडी पर जितने भी आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनमें भी इस तरह से बॉडी पर से फिर ये इनके विंग्स लगे रहते हैं। एनीवे, तो दूसरा जो फाइलम हो जाएगा आर्थ्रोपोडा, इनमें भी सेगमेंटेशन होता है। और तीसरा जो फाइलम होगा वो हो जाएगा आपका कॉर्डेटा। अब यह आपके लिए थोड़ा सा, कॉर्डेटा में तो कौन आता है, फिशेज आती है, एम्फीबियंस आते हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, बर्ड्स, मैमल्स, और मैं ये कह रहा हूँ कि इन सभी में सेगमेंटेशन पाया जाता है कॉर्डेटा में। यहाँ बच्चे आर्ग्यूमेंट करते हैं हमेशा, सर हमारी बॉडी में तो सेगमेंटेशन है ही नहीं, कॉर्डेटा में, ह्यूमन में सेगमेंटेशन है या नहीं, तो पूछेंगे तो बच्चे बोलेंगे नहीं हमारे सेगमेंटेशन नहीं। पर बच्चों आपको ध्यान रखना है कि हमारे बॉडी में इंटरनल सेगमेंटेशन होता है और हमारे पास भी सीरियल रिपीटेशंस होते हैं ऑर्गन्स के। एग्जांपल दूं मैं आपको, सबसे बढ़िया एग्जांपल तो हमारे मसल्स। हमारी एम्ब्रियोनिक लाइफ में सेगमेंटेशन बड़ा ही क्लियर डिस्टिंक्ट होता है, थोड़ा एडल्ट में चेंजेस आ जाने के बाद सेगमेंटेशन ढंग से नहीं दिखता है, पर फिर भी दिखता है। देखो जैसे सलमान खान है, ये देखो हमारे सामने, अब ये देखो आप, इसने है ना ये मसल्स बना रखे हैं, तो ये मसल्स जो हैं ये बॉडी के सेगमेंट्स हैं और ये सेगमेंटल मसल्स हैं, तो इस तरह से ये सीरियल रिपीटेशन हो रहा है। अब इसके तो बहुत सारा, लेकिन हम जानते हैं कि ये देखो ये यहाँ पर रिब्स भी होती है हमारी, तो वी हैव गॉट 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। और अगर ये पीछे मुड़कर देखे तो पीछे इसका वर्टिब्रल कॉलम होगा, उस वर्टिब्रल कॉलम में वहाँ पे नंबर ऑफ वर्टिब्रेस, आप देखो कई सारे वर्टिब्रे होते हैं हमारे पास, बाहर से दिख भी जाते हैं हमको, तो ये नंबर ऑफ वर्टिब्रे जो हैं एक के बाद एक रिपीट हो रहे हैं, हमारी रिब्स रिपीट हो रही है, हमारे ये मसल्स रिपीट हो रहे हैं। ये सारा क्या शो करता है कि इवन कॉर्डेटा में भी रिपीटेशन होता है ऑर्गन्स का, एंड वी ऑल्सो हैव सेगमेंटेड बॉडी। हाँ, ये बात और है कि हमारा ये जो सेगमेंटेशन का प्रोसेस है एम्ब्रियोनिक लाइफ में बड़ा ही डिस्टिंक्ट होता है, मसल्स वहाँ पर हमें बहुत अच्छे से दिखाई दे जाते हैं, पर एडल्ट में पहुँचने के बाद ये सेगमेंटेशन उतना वेल जो है क्लियर नहीं दिखाई देता है हमको। बट आपको याद रखना है, आपसे इतना ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाएगा, आपको एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेगमेंटेशन किन किन में है, तो 3 फाइलम के नाम याद रख लेना, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। ओके बच्चों, अब यहाँ सेगमेंटेशन की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, तो सेगमेंटेशन में अभी हमने थोड़ी देर पहले ये टीनिया सोलियम पढ़ा है, और अब इसकी बॉडी में भी हमने ये देखा कि बॉडी में खूब सारे सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं। आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि जो टीनिया सोलियम में जो टैपवर्म्स हैं या जो हमारे सिस्टोडा के मेंबर्स हैं, इनमें ये जो सेगमेंटेशन है ये ट्रू सेगमेंटेशन नहीं है बच्चों, ये फॉल्स सेगमेंटेशन है। और फॉल्स सेगमेंटेशन को हम सूडो सेगमेंटेशन भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सूडो सेगमेंटेशन है ये, टीनिया सोलियम का सेगमेंटेशन ट्रू मेटामरिक सेगमेंटेशन नहीं है, इसको हम फॉल्स सेगमेंटेशन या हम इसे सूडो सेगमेंटेशन कहते हैं। अब आप पूछोगे कि ये सूडो सेगमेंटेशन क्यों है, तो बच्चों 2 रीज़न मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ कि ये सूडो सेगमेंटेशन क्यों है। वैसे बहुत सारे रीज़न है, हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। पहला तो आप ये देख लीजिए कि इसमें मैच्योरेशन के बाद भी नए सेगमेंट बनते रहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये टूट टूट कर अलग होते हैं और नए सेगमेंट बनते रहते हैं। तो जो नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं वो आर इंक्रीजिंग, आर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग इवन आफ्टर मैच्योरेशन। तो इस वजह से ये फॉल्स सेगमेंटेशन हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो ट्रू सेगमेंटेशन है उसमें मैच्योरेशन के बाद सेगमेंट इंक्रीज नहीं होंगे। और दूसरा आप देखिए कि इसमें नए सेगमेंट कहाँ बन रहे हैं, यहाँ इस नेक वाले रीजन में बन रहे हैं। मैंने बताया आपको कि ट्रू सेगमेंटेशन में जो नया सेगमेंट बनेगा वो पीछे बनेगा, और यहाँ ये जो सेगमेंट बन रही है आगे वाले हिस्से में बन रहे हैं यहाँ पर। तो ये भी एक रीज़न है, ट्रू सेगमेंटेशन की डेफिनेशन में फिट नहीं हो रहा है। न्यू सेगमेंट्स आर बीइंग फॉर्म्ड,
न्यू सेगमेंट्स आर बीइंग फॉर्म्ड इन द एंटीरियर रीजन, आगे वाले रीजन में। दैट्स इट, ये सेगमेंटेशन हो गया। ये बस इतना ही क्वेश्चन आता है आपको। सिर्फ इतना सारा पढ़ने के बाद दो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो आपको ये सीरियल रिपीटेशन वाला पॉइंट ध्यान रखना है कि जो ट्रू सेगमेंटेशन होता है उसमें एक तो सीरियल रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन्स की, जो सेगमेंट्स होंगे उनमें ऑर्गन्स का रिपीटेशन होता है। और दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रू सेगमेंटेशन किस किस में मिलेगा। तो 3 फाइलम है ट्रू सेगमेंटेशन, जिनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। और एक क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है कि जो टीनिया सोलियम की बॉडी एक सेगमेंटेड होती है, तो क्या ये ट्रू सेगमेंटेशन है? तो आपका जवाब रहेगा कि नहीं, ये ट्रू सेगमेंटेशन नहीं है, ये फॉल्स सेगमेंटेशन है, ये सूडो सेगमेंटेशन है। तो क्यों फॉल्स सेगमेंटेशन है? तो नंबर ऑफ सेगमेंट्स कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग इवन आफ्टर मैच्योरेशन, एक रीज़न तो ये दे दोगे आप। और दूसरा, जो नए सेगमेंट बन रहे हैं वो भी पीछे वाले एंड पे नहीं बन रहे हैं, वो आगे वाले एंड पर बन रहे हैं, इसलिए इसमें फॉल्स सेगमेंटेशन है। तो बच्चों, इसी के साथ अब हमारा ये फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज यहाँ कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट फाइलम निमेटोडा एस्केहेलमिन्थीज में बात करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।